वेलकम टू आवर वीकली पॉडकास्ट। माय नेम इज़ इरफान गिलानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल कंसल्टेंट जसवीत सिंह। आज हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्लैरिटीज हम इनसे लेंगे। वेलकम जसवीत साहब। थैंक यू जी, थैंक यू गिलानी जी। तो हमारा आज का पहला सवाल जसवीत साहब आपसे ये है, लोग बहुत रूमर्स हैं और अफवाहें फैल रही हैं कि इमिग्रेशन बहुत मुश्किल की जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गिलानी जी बिल्कुल ठीक है, रूमर्स हैं, अफ़वाह फैली हुई है, सरकार यही चाहती है। इमिग्रेशन कनाडा की इमिग्रेशन टफ़ हो गई है, कनाडा की इमिग्रेशन वो नहीं थी, वो नहीं है जो पहले 2-3 साल पहले था। जैसे कनाडा ने अपने दरवाज़े खोल दिए थे कि आ जाओ, सारे आ जाओ, विज़िटर पे भी आ जाओ, वर्क परमिट पे भी आ जाओ, स्टडी वाले भी सारे आ जाओ, वो काम बंद कर दिया है। गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, वो ही पीआर लें, पीआर का कोटा भी कम कर दिया है और हर बंदा कनाडा ना आए। क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की बहुत शॉर्टेज है और कनाडा की लोकल कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत ही हिला हुआ है सारा सिस्टम। पॉलिटिक्स बड़ी एग्रेसिव हो गई है, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पॉलिटिक्स में, तो गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ा और देयर आर मैनी अदर रीजंस कि गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ा। तो अगेन मैं वही कहूँगा कि जैसा पहले कनाडा था वो नहीं है और गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसी चेंजेस की हैं, जितने भी स्ट्रिक्टनेस की है, जितने भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन आउट की है, वो सब स्ट्रिक्टनेस की है, बंद कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने पिछले साल 2024 में बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें माहौल बनाया, मतलब न्यूज़ निकाली कि ये हो गया, एलएमआई बंद हो गई, एलएमआई बंद नहीं हुई, एलएमआई टफ हो गई। उन्होंने कहा फ्लैग पोलिंग बंद हो गई, फ्लैग पोलिंग बंद नहीं हुई। सिर्फ विजिटर फ्लैग पोलिंग कर सकते थे कि विजिटर एलएमआई लेके फ्लैग पोलिंग करने जाते थे और उनको वर्क परमिट मिलता था। तो माहौल ये बनाया कि वर्क परमिट बंद हो गए, वर्क परमिट बंद नहीं हुए, विजिटर टू वर्क परमिट बंद हो गए, वो नहीं हुए। वो आज भी ले सकता है विजिटर वर्क परमिट, लेकिन वो आउटसाइड कनाडा ले सकता है, इनसाइड नहीं ले सकता। इनसाइड लेना है तो उसको पहले स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने माहौल बनाया और आम बंदे के दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई कि कनाडा बंद हो गया, एलएमआई बंद हो गई, वर्क परमिट बंद हो गया, स्पाउसल बंद हो गया, ये बंद हो गया, स्टडी बंद हो गया। कुछ बंद नहीं हुआ है, इट्स ऑल टफ हुआ है। कनाडा पहले ओपन आर्म से सबको बुला रहा था, अब उन्होंने टफ कर दिया, अब सबको नहीं बुला रहा। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीज़े दे ही जा रहे थे धड़ाधड़, ले लो, आ जाओ, आ जाओ। इकॉनमी के हालात ठीक नहीं थे कोविड के बाद से। कनाडा को लोग चाहिए थे, आओ, लेबर शॉर्टेज भी थी और लोग चाहिए थे कि आओ, आओगे तो पैसा लेके आओगे। पढ़ने आओ, वो काम करने आओ, जैसे भी आओ पैसा लेके आओ। इकॉनमी को बचाना था। अब इकॉनमी ठीक हो गई, लोगों से पैसा आ गया, कंट्री में पैसा आया, लेकिन सब लोग नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है 5 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जो लोग टेम्परेरी रेजिडेंट है और सबकी पीआर तो होनी नहीं। एवरी ईयर गवर्नमेंट का कोटा होता है 4 साढ़े 4 लाख लोगों को पीआर देना, तो सारे 5 मिलियन को तो पीआर ही नहीं मिलनी। इस साल 2025 में ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों के वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं। ये सब लोग वापस तो नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट को लग रहा है सब आराम से जाएंगे। पता भी अंदर से आराम से कोई भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई दूसरे रास्ते निकाल लेंगे, लीगल रहेंगे, रेफ्यूजी डालेंगे, कुछ और करेंगे। तो गवर्नमेंट के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो नई मुसीबत ना क्रिएट हो, इसलिए जो करंट प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको उसको सॉल्व कर रही है। और फ्यूचर में कैसे लोग लाने हैं, अपने इमिग्रेशन सिस्टम को ठीक करना है, अपने वीज़ा पॉलिसीज़ को ठीक करना है, अप्रूवल्स और रिजेक्शंस पे काम करना है, अपने स्टाफ बढ़ाना है, मतलब उन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बंद नहीं हुआ, टफ हुआ है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से ये बात क्लियर की है हमें कि टफ हुआ है, बंद नहीं हुआ। तो इसमें एक और जो आजकल ज़्यादा चेंजेस जो नज़र आ रही हैं हमें, वो विज़िटर वीज़ा में नज़र आ रही हैं। तो उसके बारे में आप क्या क्लियर करेंगे हमें? गिलानी जी, जितने भी विजिटर वीज़ा लोगों को पहले मिले हैं, वो 10-10 साल के मिलते थे। किसी ने लगाया या तो अप्रूव है या रिजेक्ट है। रिजेक्ट हो गया तो बात खत्म, दोबारा अप्लाई करो। अप्रूव हो जाता था, सीधा 10 साल का मिलता था। या जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतना मिलता था। पासपोर्ट 5 साल वैलिड है तो 5 साल का मिलेगा। पासपोर्ट 3 साल वैलिड है, 3 साल का मिलेगा या 10 साल का मिलेगा। अब उन्होंने पावर्स दी है कि जब जो वीज़ा ऑफिसर है, जो ग्रांट कर रहा है वीज़ा, उसकी डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि उसके पास पावर है, वो आपको 2 हफ्ते का वीज़ा दे, 20 दिन का दे, महीने का दे, 2 महीने का दे, 6 महीने का दे, 2 साल का दे, 5 साल का दे, 10 साल का दे, उसकी मर्ज़ी है। सो ये डिस्क्रिशन पावर्स जो हैं उसके वो पास है, इमिग्रेशन ऑफिसर को जो दे दी वीज़ा गई हैं। ऑफिसर है उसके पास पावर है। ठीक, अब मान लो ठीक। किसी ने माँगा कि जी मैं सिर्फ़ 2 वीक के लिए आना चाहता हूँ कनाडा, बस दैट्स इट। तो उसको 2 वीक का वीज़ा मिलेगा। वो उनकी मर्ज़ी है। ये नहीं कि 10 साल का लेके बैठ जाओ, बाद में फिर आ जाना। तो अभी 2 वीक का माँगा,
उसकी डिस्क्रिशन है, अगर उसको लगता है सारा कुछ ठीक है और मेरे को डाउट भी है इस बंदे पे, तो 2 वीक का देगा आपको। हो सकता है 1 महीने का दे, हो सकता है 2 महीने का दे। कईयों को होता था लगवा के रख लेते हैं वीज़ा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चले जाएँगे। वो काम नहीं है अब। तो टफ़ हो गया है, गवर्नमेंट अब मतलब विज़िटर वीज़ाज़ अब इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे और लोग अगर विज़िटर पे किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाएँ, अभी वेट कर लें, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती तब तक पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा जो गवर्नमेंट की हैं वो थोड़ी टाइट है, वेट कर लो, बैक टू बैक अपनी एप्लीकेशंस मत डालो, रिजेक्शंस बैक टू बैक मत लो, रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, वेट कर लो। तो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो इस वक्त अफेक्ट कर रहा है इफ़ेक्ट कर रहा है। हमारे इस सारे इमिग्रेशन सिस्टम यस। को। चलिए ठीक हो गया, आपने इसको भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेटेस्ट चेंजेस कुछ आ रही हैं हमारे रेफ्यूजीज के प्रोसेस में। तो एक तो सबसे पहले आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए रेफ्यूजी का प्रोसेस, थोड़ा सा बहुत लोग नहीं समझ पाते। गिलानी जी, रिफ्यूजी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी जो चेंजेस आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कह रही है कि रिफ्यूजी हर बंदा आता है, जो कनाडा की पॉलिसी है, कनाडा की इमिग्रेशन एक पॉलिसी है और कनाडा की ऑब्लिगेशन भी है G7 के अंदर कि उनको इतने रिफ्यूजीज़ लेने हैं, और कनाडा ने एक अपना एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें सबकी रिफ्यूजी हियरिंग्स होती हैं, जिसमें प्रोसेस है कि जिसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को रिफ्यूजी, कनाडा में मेरी जान को खतरा है, तो कनाडा उसको सुनता है। तो उसका प्रोसेस का मिसयूज़ हो रहा है और कनाडा को पता लग गया है। पिछले दिनों न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि ओवर 13,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने रिफ्यूजी फाइल किया है। पहले होते थे मतलब स्टूडेंट्स, किसी ने साल में जो स्टडी वीज़े पे आया उसने 1000-1500 बच्चों ने रिफ्यूजी डाला। वो नंबर बढ़ के 13-15,000 हो गया। तो लोग इतने रिफ्यूजी विज़िटर पे आते हैं, रिफ्यूजी वो स्कैम है एक तरीके का कि बैक होम से उनसे 25-25 लाख, इंडिया में तो मैं बता सकता हूँ आपको 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख लिए कि कनाडा का वीज़ा लगवा के देंगे। फर्जी वीज़े लगा के दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे वीज़े लगा के दिए, लोगों ने उसके पैसे दिए। अब जिसने 40-50 लाख रुपए लगा दिया वीज़ा लेने के लिए, जो $100 का वीज़ा की सरकारी फ़ीस है, वो उसके लिए पैसा दिया किसी ने 40 लाख, 50 लाख इंडियन रुपीज़, वो वापस तो नहीं जाने के लिए आया। वो तो यहाँ बसने के लिए आया है, वो वापस तो नहीं जाएगा। या तो पैसा रिकवर करेगा काम करके, या वो बसेगा। वापस तो नहीं जाएगा वो। तो वो यहाँ आके रिफ्यूजी फाइल करता है। रिफ्यूजी फाइल करता है, महीने में वर्क परमिट पकड़ा देते हैं। तो सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा था, जिन लोगों के वर्क परमिट्स खत्म हो रहे थे, जिनके स्टड पढ़ाई नहीं करी, किसी का कोई भी अपना इमिग्रेशन का पाथवे बंद हो गया, किसी का स्टेटस खराब हो गया, आउट ऑफ स्टेटस हो गया, उसने उसको सॉल्व करने के बजाय उसने सबसे आसान रास्ता पकड़ा, अभी मैं रिफ्यूजी डाल दूँगा। किसी के कहने पे, किसी एजेंट के कहने पे, किसी कंसल्टेंट के कहने पे, किसी घोस्ट कंसल्टेंट के कहने पे, उसने फेक फॉल्स रिफ्यूजी डाले। गवर्नमेंट का सिस्टम खराब हुआ, अभी वेटिंग टाइम इतना है, जो जेन्युइन रेफ्यूजी हैं, जो जेन्युइन हियरिंग होनी है, उनमें टाइम बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट को वर्क परमिट देने पड़े हैं, वर्क परमिट पे वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनका कोई क्रिमिनल है, कोई नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो दे हैव टू वर्क ऑन इट। तो गवर्नमेंट के लिए तो मुसीबत बनी हुई है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने बहुत टफ कर रही है, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ ला रही है। गवर्नमेंट ये तक अभी अभी ऑफ़िशियली लॉन्च अभी हुआ नहीं है अनाउंसमेंट, लेकिन ऐसा हमें सुनने में आया कि ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ये कर रही है कि आप इनसाइड कनाडा रिफ्यूजी नहीं लगा सकते, आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सब चेंजेस प्रपोज़्ड हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री पे एयरपोर्ट पे डिक्लेयर करो या बॉर्डर पे जाके करो। तो बॉर्डर सिचुएशन क्या चल रही है जस्टिस साहब, आजकल बॉर्डर पे आप कर सकते हैं? तो ये गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप अंदर बैठ के ऑनलाइन मत डालो। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड कि जो नई पॉलिसी आई है, प्रपोज़्ड है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है इसकी। अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को मान लेती है और ये लॉन्च करती है, तो आप बॉर्डर पे जाके ही अप्लाई कर पाओगे और वहीं पे आपका एलिजिबिलिटी इंटरव्यू भी होगा। तो आपको जाके पहले प्रूव करना है कि आपकी जान को खतरा है, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे रिफ्यूजी, आपका केस सुना जाएगा। आपको रिफ्यूजी आईडी मिलेगी। अभी क्या होता था, अभी जिसने डाल दिया उसको रिफ्यूजी आईडी मिल गई, वर्क परमिट मिल गया, काम शुरू। कोई फ़िल्टर नहीं था पहला, तो गवर्नमेंट एक फ़िल्टर लगा देगी, जो हमने सुना है कि उसको प्रूव करना है टू सीबीएसई ऑफ़िसर कि हाँ जी, मेरी जान को खतरा है, ये देखो। कुछ तो दिखाओगे और सीबीएसई ऑफ़िसर को लगेगा तो आपका एलिजिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर क्लियर करेगा। एक टास्क फ़ोर्स भी बना रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर कि ज रिफ्यूजी जिन्होंने डालना है, उस टास्क फ़ोर्स को काम यही होगा टू चेक ये जेन्युइन रिफ्यूजी है कि नहीं है। अगर वो मना कर देंगे, तो आपका रिफ्यूजी डलेगा ही नहीं। अच्छा, तो इतने अच्छा। चेंजेस टफ़ तो करते जा रहे हैं वो। व्हिच मेक्स सेंस हाँ, समहाउ। कंट्री एज़ अ कंट्री के लिए और एज़ अ सिटिज़न ऑफ दिस कंट्री, हमें तो लगता है इस कंट्री के लिए जो बेटर है, कोई भी यहाँ पे आए मिसयूज़ ना करे सिस्टम को। अगर हमें लगता है कि कोई भी आ रहा है, सीधे रास्ते आए, पीआर हो सकता है तब आए, पढ़ा लिखा है, पीआर हो सकता है तब आए, रिफ्यूजी वही डाले जिसकी जान को जेन्युइन थ्रेट है। अब कोई आके कुछ भी कह रहा है और गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि उसको सुनना है, और सच झूठ है पता नहीं, 4-5 साल बाद पता लगेगा। तो 4-5 साल वो बैठा है, सिस्टम का मिसयूज़ कर रहा है, वेलफेयर ले रहा है। लोग सिखाने वाले सिखा रहे हैं वेलफेयर ले लो, वेलफेयर का पैसा गरीबों का पैसा है। जो इस टैक्स यहाँ के लोगों ने टैक्स पे करा है,
उस टैक्स पेयर का पैसा है, वो गवर्नमेंट के पास फंड है फॉर पुअर पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके पास पैसे नहीं है, वो गरीबों का पैसा रेफ्यूजी, फेक रेफ्यूजी डालने वाले ले रहे हैं। अपनी सही। कैश पे जॉब भी कर रहे हैं और फेक जो रेफ्यूजी डाल दिया वहां से क्लेम कर रहे हैं, नाजायज काम। तो वो गवर्नमेंट को पकड़ में आए हैं और लोकल लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं और वो क्राइम भी हो रहा है। अब वो पता नहीं कि भी रेफ्यूजी कर रहे हैं कौन कर रहा है, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और कोई ऐसे लोग जो कंट्री में आए हुए हैं जिनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है, क्रिमिनलिटी चेक नहीं हुई है, वो भी क्राइम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए है मुसीबत और पॉलिटिकल एजेंड एक इशू बन गया है और जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू फिक्स दिस। बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने, लेकिन इसमें एक और आजकल बड़ा एक अजीब उलझन सी चल रही है, एक कि हर कंसल्टेंट क्या रिफ्यूजी क्लेम कर सकता है, क्लाइंट ले सकता है, या इसके लिए कोई स्पेशल लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने कर दी है? ओके। मैं गिलानी जी आपको ये भी समझाता हूँ और मैं आपको एक बार वो आपने मेरे से पूछा था प्रोसेस क्या है रेफ्यूजी का, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। रेफ्यूजी का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप आरपीडी के आईआरबी एक डिवीजन है जहाँ पे रेफ्यूजी केसेस फाइल होते हैं। उस आईआरबी के अंदर आरपीडी एक उनकी बेंच है, आरपीडी का कोर्ट है, वहाँ पे आपको डलता है, आरपीडी के डिवीजन में जाता है। आरपीडी में अगर केस अप्रूव हो जाएगा तो आप पीआर डाल सकते हो, आरपीडी में रिजेक्ट हो जाएगा तो आरएडी में डालते हो, रेफ्यूजी अपील डिवीजन। वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो पीआर डाल दो, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके पास जुडिशियल रिव्यू जाने का टाइम है। जुडिशियल रिव्यू अगर अप्रूव हो जाएगा तो केस दोबारा सुना जाएगा और अगर जुडिशियल रिव्यू रिजेक्ट हो गया तो आपको सीबीएस से कहेगा जी चलो वापस। सीबीएस से आपको ऑफर दे सकता है प्रा डालनी है कि नहीं डालनी। अगर प्रा का ऑप्शन सीबीएस ने दिया तो प्रा डाल दो। प्रा आपको 6-8 महीने साल खींच देगी यस या नो आने में कि आप प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। प्रा खत्म होगा या रिजेक्ट होगा या उन्होंने नहीं दिया ऑप्शन आपको, तो अगर आपके पास माइनर बच्चे हैं या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आपके साथ कोई माइनर है या कोई सीनियर है, तो आप एक्सेप्शन में आ जाते हो। आपको 12 महीने इंतजार नहीं करना, आप राइट अवे एचएनसी की एप्लीकेशन डाल सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड, वो डाल सकते हो। अगर अगर आपके पास कोई माइनर चाइल्ड नहीं है, आप खुद ही यहाँ पे यंगस्टर हो, कोई मेडिकल इशू भी नहीं है, कोई सीनियर भी नहीं है यहाँ पे आपके पास, तो आप एक्सेप्शन में नहीं आते, आपको 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा एचएनसी के लिए। जब तक जुडिशियल रिव्यू रिजेक्ट नहीं होता आपका, तब तक आपके पास ओपन वर्क परमिट आपको मिलता है। उस ओपन वर्क परमिट, अब ये जर्नी है आरपीडी आरएडी जुडिशियल रिव्यू, अब 2 साल में भी खत्म हो सकती है, 4 साल 5 साल 6 साल निकल जाएंगे, तब तक ओपन वर्क परमिट आपका एक्सटेंड होता रहेगा, आप इस कंट्री में बैठ सकते हो। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया है कि हर बंदा एचएनसी की एप्लीकेशन इमीडिएटली नहीं डाल सकता टिल द टाइम दे हैव देयर माइनर्स विद देम, और बहरहाल 12 महीने आपको वेट करना पड़ता है इफ यू यस, डोंट हैव। दैट्स वेरी यस, ये नाइस ऑफ यू। रिफ्यूजी एक जर्नी होती है, हर एक के लिए नहीं है कि भी आया मैं उठा के रिफ्यूजी डाल दिया। ये आपको समझाना मेरा तो फर्ज है, मैं तो हर बंदे को समझाता हूँ। अगर कोई मेरे ऑफिस से किसी को रिफ्यूजी डालना है, मैं तो उसको समझाता हूँ। ये जर्नी है 5-7 साल प्रिपेयर होके माइंड को चलना, अपने फैमिली से पूछना, बताना मैं इस रास्ते जा रहा हूँ। अगर नॉर्मल बंदे के पास 100 इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं कनाडा में इमिग्रेट होने के लिए, तो रिफ्यूजी जब फाइल करते हो सिर्फ 2 रह जाते हैं, 98 बंद हो जाते हैं। वो 2 में भी एक रिफ्यूजी रह जाता है और एक स्पाउसल रह जाता है, शादी करा के पीआर होने वाला। कोई मैरिड है तो उसका वो रास्ता भी बंद हो गया। तो अगर आपने रिफ्यूजी डाल दिया है, तो आपको ये पता है या तो मैं वापस जाऊँगा, तो उतना टाइम वर्क परमिट आप पैसे कमाओगे, मेहनत करो। और अगर आपको सिंगल हो, यहाँ पे कोई लड़की मिल जाती है, जेन्युइन रिलेशनशिप है आपका, तो आपको स्पॉन्सर करती है, कोई पीआर सिटीज़न है, आपको कोई स्पाउस मिल जाता है, पार्टनर जो आपको पीआर या सिटीज़न है, तो आप पीआर डाल दो। अगर वो स्टूडेंट या वर्क परमिट पे टेम्परेरी है, तो जब वो पीआर होगा फिर आपको पीआर कराएगा। तो कई लोग इस उम्मीद में रेफ्यूजी डाल देते हैं कि जी हमें कोई मिल जाएगा तो हमें उससे पीआर हो जाएँगे। मेजॉरिटी ऐसा जो मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेजॉरिटी ये लड़के ही होते हैं। इस उम्मीद में कि हमें कोई लड़की मिल जाएगी, हम उसके शादी करके पीआर कर लेंगे या हम इंडिया से किसी को बुला लेंगे, वो यहाँ पे आके पीआर होगी तो हमें पीआर करा देगी। कुछ नहीं हुआ तो हम 4-5 साल पैसा कमा के चले जाएँगे। ये सब माइंडसेट है जो एक बच्चा करता है, वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है, फिर ऐसा माहौल बन जाता है, सब करते हैं। ठीक है? तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया रेफ्यूजी का क्या प्रोसेस क्या है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि सारे कर सकते हैं कि नहीं? इमिग्रेशन लॉयर कर सकता है, पैरालीगल कर सकते हैं और इमिग्रेशन कंसल्टेंट विद आईआरबी लाइसेंस कर सकते हैं। तो 95% अप्रोक्सीमेटली इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास तो लाइसेंस ही नहीं है आईआरबी का। जिनके पास आईआरबी का लाइसेंस है, आपको उनके लाइसेंस के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आईआर आरसीआईसी आईआरबी।
तो वो आपको रेफ्यूजी बोर्ड में आईआरबी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आरसीआईसी आपको रेफ्यूजी बोर्ड में रिप्रेजेंट कर नहीं सकता लीगली। फिर मेजोरिटी इस काम में, रेफ्यूजी काम में, घोस्ट एजेंट्स हैं जो पुराने काम करते आ रहे हैं। वो आपकी स्टोरी बना देंगे, $2-3 हज़ार भी ले लेंगे, सब करके आपके नाम से जमा कर देंगे। तो मैं सबको वो सलाह देता हूँ, आप रेफ्यूजी डाल रहे हो, आपकी जान को खतरा है, तो आपने ये शॉर्टकट नहीं अपनाना। किसी को 2,000 दिया, 3,000 दिया, 4,000 दिया, तो जी आपने उसने आपके नाम से फॉर्म भरे और स्टोरी बना के डाल दी या कुछ भी लिख के डाल दिया। आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर करो। जैसे मान लो आपकी कोई किसी से लड़ाई हो गई इंडिया में, बैक होम, आप पुलिस थाने गए। जब थाने गए तो आप वहां पे कंप्लेंट खुद भी लिख सकते हो, किसी अंकल को पकड़ के लाओगे वो भी लिख देगा। और जब वो कंप्लेंट लिखी गई और उसके बाद आप कोर्ट में गए, तो कोर्ट में आप वकील को पकड़ते हो कि भाई हमारा केस लड़ ले। उस वकील को आप पहले पकड़ते कि कंप्लेंट हमने लिखनी है अपने पुलिस थाने में, हमारी हेल्प कर, कौन से कानून लगेंगे, हमारा केस स्ट्रांग बनेगा। तो वकील को पहले पकड़ना है, पहले फॉर्मेलिटियां नहीं करनी। बाद में वकील कोई हेल्प नहीं कर सकता, बाद में उसके लिए टफ है। सबसे आसान होगा आपके लिए भी और उसके लिए भी अगर आप पहले किसी प्रोफेशनल को पकड़ोगे। तो जब भी आपने रिफ्यूजी केसेस करने हैं, आपका जेन्युइन थ्रेट है, आपको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तो आपने एक्सपीरियंस लॉयर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो आईआरबी का लाइसेंस्ड है, उनके पास जाना है और उनको हायर करना है। ये कोई 1,000-2,000 वाला काम है ही नहीं। ये मेहनत करेगा कोई, वो पैसे भी लेगा और एक्सपीरियंस भी लगता है, और इसमें तजुर्बा बहुत काम आता है। आपको साफ-साफ कोई बात करे, सारी-सारी बात समझाए, प्रोसेस समझाए, बैकअप बताए, एविडेंस बताए, तैयारी कराए। हमारे ऑफिस में किसी की हियरिंग आती है तो हम 10-10 दिन पहले बुला लेते हैं। तैयारी कराते हैं, जैसे ये क्वेश्चन होंगे, ऐसे आंसर देना। बिल्कुल तैयारी कराओ उसकी, कॉन्फिडेंस क्रिएट करो। अगर वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे वो डर जाएगा, तो डरेगा तो अपने दिल की बात कह नहीं कैसे पाएगा। जवाब देगा वो? उसको सही। अपने दिल की बात बताना है ना, उसका थ्रेट है अंदर। उसको अपनी लैंग्वेज में वो थ्रेट निकालना है, बताना है कि मेरे को ऐसे-ऐसे हुआ है। अगर कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करेगा, हम मॉक हियरिंग करते हैं यहाँ पे ऑफिस में, तो मॉक हियरिंग यहाँ होती है जिससे उसको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो वो वहाँ पे हियरिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से अपनी बात रख पाएगा, और उस बात के बेस पे उस 3 घंटे के अंदर उस 3 घंटे की हियरिंग के बेस पे उसका अप्रूवल या रिजेक्शन आना है। तो ये हम समझाते हैं। तो ये रिफ्यूजी का प्रोसेस, और ये लाइसेंस चाहिए आईआरबी का किसी भी कंसल्टेंट को। तो जब भी आप किसी को हायर करो, मेक श्योर उसके पास लाइसेंस हो। ऐसे किसी के कहने पे नहीं जाना। मैंने यहाँ तक के गाड़ी स्कैम सुने हैं, देखे हैं लोगों के साथ रिफ्यूजी में, कि किसी का रिफ्यूजी का केस डाला, उसको पता ही नहीं मेरा वकील कौन है। हियरिंग वाले दिन वहां पे कोई और ही आ रहा है, पैसे किसी और को दिए हुए हैं, या लास्ट डे और पैसे मांग लिए, या हियरिंग आई बताया ही नहीं, या पैसे दिए केस ही नहीं डाला, उसको बोल दिया डाल दिया। ऐसे ऐसे स्कैम है। और लोग स्टीरियोटाइप बनाए, मॉन्ट्रियल चले जाओ, वहां लग जाते हैं। सबसे ज्यादा स्कैम वहां होते हैं। आपको पता तो हो आपका केस कौन लड़ेगा, आपको पता तो हो आपके केस में क्या लिखा है, आपको पता, बात तो कर पाओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सब हो रहा है, और ये जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, ये मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। यार तेरे पास पैसे नहीं है एलएमआई लेने के लिए, तू रिफ्यूजी डाल दे। एलएमआई लेने जाएगा तो इतने की मिलेगी, तो रिफ्यूजी डाल दे, तेरे को तो इतने थोड़े से पैसे में वर्क परमिट मिल जाएगा। एलएमआई से भी तो वर्क परमिट मिलेगा, यहाँ से ओपन वर्क परमिट मिलेगा, डाल दे। किसी को जरूरत नहीं है तो ऐसे ही डलवा दो। मेरे पास एक आए क्लाइंट, वो लेडी इतनी स्मार्ट, इतनी टैलेंटेड, टीचर बैक होम, और उसको यहाँ 1 मिनट में जॉब मिल जाती। बहुत बढ़िया टैलेंटेड लेडी, और उसका फर्जी केस डलवा दिया बिना, शी वॉज, मतलब उसको जरूरत नहीं थी, थ्रेट था उसकी लाइफ को, लेकिन उसको जरूरत नहीं थी। वो अगर दूसरे रास्ते रहती, एलएमआई या कोई और रास्ते रहती, उसके पीआर भी होती सीधे रास्ते, उसका काम भी बनता। थ्रेट जरूर था उसको, लेकिन कितने साल खराब हुए रेफ्यूजी के चक्कर में उसके। तो वो गलत सलाह का शिकार हुई थी। तो सही सलाह सही टाइम पे सही बंदा दे देना, बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी बचता है, और जो फ्यूचर का बेमतलब को स्ट्रेस आना है वो नहीं आएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छे से आपने ये क्लियर किया। इसमें एक और चीज़ भी रिफ्यूजी क्लेम्स में आप थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए। ये बेसिस ऑफ क्लेम जो है, उसको मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बेसिस ऑफ क्लेम एक स्टोरी होती है, एक आपका नरेटिव होता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपका सही। थ्रेट है, जी। क्यों है, किससे है, कब हुआ, इंसिडेंट बताओ, लोकेशन बताओ, टाइम बताओ, हर चीज प्रिसाइज होना चाहिए। एक वर्ड यूज करते हैं आईएफए, इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव।
जो मेंबर होता है, जज होता है, वो जब भी रिजेक्शन करते हैं, देते हैं आपको आपके केस में, तो वो बड़ा कॉमन लगाते हैं कि आपने इंटरनली कहीं और क्यों नहीं गए? आपको पंजाब में खतरा बिल्कुल। था, आप बॉम्बे चले जाते, आप कलकत्ता चले जाते, आप दिल्ली चले जाते। तो इंटरनल फ्लाइट अल्टरनेटिव आपने किया है तो पहले मेंशन करो। ऐसी छोटी-छोटी बातें आपकी स्टोरी में, आपकी नैरेटिव में, आपकी बेसिस ऑफ क्लेम में होनी चाहिए। अगर नहीं बताया आपने, जो आपने किया है और भूल गए बताना, या आपको पता ही नहीं था ये बताना कितना ज़रूरी है, उस बेसिस पे रिजेक्शन भी आ सकता है। हो सकता है आपने, मान लो आपको थ्रेट था पंजाब में, आप राजस्थान रहने चले गए, लेकिन आपने अपनी बेसिस ऑफ क्लेम में बताया नहीं और मेंबर ने पूछा नहीं आपसे, आपने बताया नहीं और उसको लगा आपका क्लेम ठीक नहीं है, आपने उसने रिजेक्ट कर दिया इस बेस पे कि आपने इंटरनल फ्लाइट अल्टरनेटिव नहीं लिया, आपके पास और थे ऑप्शंस। तो ये अगर आपने बेस ऑफ क्लेम में बताया होता, तो आपको इस रीज़न्स की वजह से रिजेक्शन नहीं मिलता। यही जसवीर साहब अच्छे कंसल्टेंट की जो निशानी है वो यही है कि वो आपको प्रॉपर से सही से गाइड करता है कि आपने क्या-क्या चीज़ कितने टाइम पे कब की और कैसे बतानी है। क्या इन्फॉर्मेशन क्या निकलवानी है? इन्फॉर्मेशन हम है। आपसे पूछेंगे इन्फॉर्मेशन, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये हमारा काम है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो निकलेगी उसके बेसिस पे आप अपना बेस ऑफ क्लेम बनाओगे। उस बेसिस ऑफ क्लेम की वजह के बेसिस पे आपका केस अप्रूव या रिजेक्ट होगा। उस बेस ऑफ क्लेम की वजह से आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी करोगे। उस बेस ऑफ क्लेम की वजह से के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो वो सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती डॉक्यूमेंट है, जो आप किसी अननोन बंदे ने आपके लिए बना दिया और आपने कहा जी साइन मारे, चीज़ हो गया। सबसे कीमती डॉक्यूमेंट है बेस ऑफ क्लेम। वो आपको मेहनत करके बनाना है। आपको हर चीज़ प्रिसाइज़ होनी चाहिए। वही आपका आरपीडी में काम आएगा, उसी के बेस पे आरएडी में आएगा, उसी के बेस पे आप जुडिशियल रिव्यू में लड़ोगे, उसी वो आपका एचएनसी में भी काम आता है, कि मेरा ये थ्रेट था, आपका प्रा में भी वो काम आता है, कि मेरा ये थ्रेट था, मैंने बताया था, अब मेरा ये कंटीन्यूअस थ्रेट है या जो भी है, या ये मेरे ग्राउंड्स है, सब जगह वो डॉक्यूमेंट यूज़ होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, आईआरसीसी को पता है कि आपने क्या सबमिट किया है। अब उसके बाद कुछ, जैसे हमारा केस था, उसके अंदर एक लेडी ने अपने आप को बाइसेक्सुअल डिक्लेयर किया बीओसी में, हुँ, हुँ। और बाद में उसका रिफ्यूजी अप्रूव हुआ और शी वाज़, और रिफ्यूजी अप्रूव हुआ, तो रिफ्यूजी अप्रूव होने के बाद उसने अपने पति को, अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया। उसकी स्पॉन्सरशिप में क्वेश्चन आ गया पीएफएल कि तुम तो बेसिस ऑफ क्लेम में कह रही थी बाइसेक्सुअल और तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। अभी पति दोबारा कैसे आ गया तुम्हारी लाइफ में? ठीक है? तो हर चीज़ डिपेंड करती है बेसिस ऑफ क्लेम पे। इट इज़ नॉट अ जोक। तो जो लोग सीरियस, जिनको थ्रेट है, जो अपने केस को लेके सीरियस हैं, जिनको पता है उनका अप्रूवल आ जाएगा, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बड़ा सोच समझ के चूज़ करना है। उनको सस्ते-महँगे में नहीं जाना, उनको ये देखना है कि कौन हमारा काम काबिल कर सकता है, काबिल तारीफ़ है, कोई बंदा जो उन्होंने ढूँढा है। उनकी मेहनत ये होनी चाहिए आपकी कि आप बेस्ट बंदा ढूँढो, जो आपका काम कर सकता है, फिर उस पे छोड़ दो। वो अपने आप आपसे काम करा लेगा। बहुत अच्छे से, बहुत शुक्रिया आपने क्लियर किया इसको। लाइक आपकी लाइफ का ये एक मैटर है, इम्पोर्टेंट डिसीजन है और आप कम से कम किसी से प्रॉपर गाइडेंस लें और फिर उसको आप फाइल करें। तो इसमें अब एक और, अब रिफ्यूजी को आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, बहुत शुक्रिया। जसवीर साहब, लोगों के पास एक आजकल बड़ा इशू आता है, बड़ा कॉमन सा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके नाम डिफरेंट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में और उनके पासपोर्ट्स में। तो उनको कैसे आप गाइड करेंगे? बड़ा कॉमन है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के तो जो मैंने देखा है, मेजॉरिटी 50% का तो होता ही है। जब जी। करान डिग्री में कोई और नाम है, पासपोर्ट पे कोई और नाम है, किसी में लास्ट नेम नहीं है, किसी में लास्ट नेम है। तो जिस भी डिग्री, मान लो डिग्री की बात करते हैं, डिग्री में अगर लास्ट नेम है, तो वैसे भी आपकी जो इक्विवेलेंसी आप कराओगे उसमें भी लास्ट नेम आएगा। सही। पासपोर्ट पे लास्ट नेम नहीं है, तो इसका आप एफिडेविट एक डिक्लेरेशन बनाते हो और वो सबमिट करते हो इमिग्रेशन की अपनी एप्लीकेशन में कि मैं ही ये हूँ और मैं ही ये हूँ। मेरा ही ये लास्ट नेम है, मेरा ही ये नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं ही ये हूँ। मेरा इस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट नाम अलग-अलग है, लेकिन मैं ही एक ही बंदा हूँ। तो ये डिक्लेरेशन आप देते हो और उसको आप पीआर की फाइल में सबमिट करते हो। बर्थ सर्टिफिकेट में कोई नाम होता है, या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चों के नाम ही नहीं होते, तब नाम रखा ही नहीं था। पेरेंट्स के नाम होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ब्लैंक है और मेल लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और मदर फादर नेम लिखा हुआ है। तो उस बर्थ सर्टिफिकेट जब डिक्लेयर करते हो, यूज़ करते हो, तो आप मेंशन करते हो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरा मदर फादर का नाम है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करें, ट्रांसलेट लगा के करना है, ट्रांसलेट कराना है इंग्लिश में। स्पेशली हमारी ख़वातीन को ये बहुत प्रॉब्लम आता है, शादी से पहले उनका हाँ, नाम और होता है, तो मैरिज के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है। दिस इज़ कॉमन।
दिस इज़ जस्ट कॉमन, कॉमन। दिस कॉमन, उसका सॉल्यूशन है तो आप एक एफिडेविट लगा दो, एफिडेविट ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। उसमें ज़रूरी है और वो लग जाए तो बस हमारा मसला सॉल्व हो सकता यस। है। ठीक है। और अब जसवीर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चे कनाडा में पैदा होते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या क्या उनका स्टेटस होता है? लोगों को बड़ा कॉमनली ये पूछते हैं लोग कि हमारे बच्चे कनाडा पैदा हो गए, अब हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, जी, ठीक है? वो ये कहते हैं। जी। तो हमें बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हमारा एचएनसी डाल दो, हमारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, या मेरे को कोई पीआर में बेनिफिट तो नहीं है, क्योंकि उनको पीआर का रास्ता खुद का मिल नहीं रहा। तो मैं उसका साफ-साफ आंसर है, अगर आपका बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है और आप टेम्परेरी रेज़िडेंट हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। उस बच्चा वो कैनेडियन है, आप नहीं हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं है। फ्यूचर में अगर आप वो कनाडा में रहते हैं, बहुत साल हो गए हैं और आपका पीआर का कुछ नहीं बना, आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए या रिफ्यूजी रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, 5-7 साल निकल गए, तो यू मे गो फॉर एचएनसी, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन ग्राउंड, बेस्ड ऑन योर चाइल्ड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के बेसिस पे आप डाल सकते हो। अदरवाइज़ देयर इज़ नो नो बेनिफिट। तो ये लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कनाडा जाके बच्चा पैदा कर देंगे, पीआर मिल जाएगी। ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो गलत है, गलत है ये। आप यहाँ बच्चा पैदा हो गया, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग रन में हो सकता है जब आपके सारे रिश्ते बंद हो, आप आउट ऑफ स्टेट हो, तब आप एचएनसी डालो, अदरवाइज़ नो बेनिफिट। कई लोग अब आ रहे हैं जो यंग कपल्स आते हैं कनाडा, अब लड़की मेजॉरिटी इन केसेस में हुँ, हुँ। फीमेल आई है, वो लड़की ने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर दिया, पढ़ने आई थी, हस्बैंड को बुला लिया, ठीक है? ये कई सारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी हुआ, लड़के तो पढ़े लिखे हैं नहीं वो, जो उनके साथ आए हैं। मेजॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस में लड़कों के पास आइल्स नहीं है, लड़कों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लड़कियों पे पैसे लगा के उन्होंने कनाडा भेजा, वो लड़कों को उन लड़कियों ने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट बुलाया, वो लड़के यहाँ आ गए। अब वो प्राइमरी एप्लीकेंट वो लड़की है जिसने यहाँ पढ़ाई करी, प्राइमरी एप्लीकेंट वो लड़की है जिसने पढ़ाई करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करना है और पीआर डालनी है। और वो फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, वो बच्चा पैदा कर देते हैं। तो जब बच्चा पैदा कर दिया यहाँ पे, तो 1 साल, 1.5 साल वो लड़की नहीं जा सकती काम पे। जब वो काम पे नहीं जा सकती, तो वही प्राइमरी एप्लीकेंट है, उसी ने यहाँ पे जॉब करनी है, उसी ने पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, उसी ने आइल्स देना है, उसी ने पीआर लेनी है। तभी तो उस लड़के को पीआर कराएगी। वो लड़का ना इंग्लिश दे आइल्स एग्ज़ाम दे सकता, ना उसके पास टियर 1, 2, 3 की जॉब है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो जो प्राइमरी वो लड़की थी, जिसने पीआर कराना था, उसी को आपने घर बैठा दिया। तो ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो एक सोच है कि कनाडा बच्चा पैदा कर दो, तो बेनिफिट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो करो सोच समझ के करना। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि बच्चा अगर यहाँ पैदा कर लेंगे तो पीआर मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल हम अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ कॉमन लॉ का जो आजकल इमिग्रेशन ने किया है, उसके बारे में आप क्या कॉमन कहेंगे? लॉ उन सब लोगों के लिए जो शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी कर लिया आपने, तो आप मैरिड हो, आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वो साथ रह रहे हैं पिछले 12 महीने से, तो वो कॉमन लॉ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उनकी एक डिक्लेरेशन साइन करनी होती है कि हम कॉमन लॉ में हैं फ्रॉम दिस डेट, हम 12 महीने हो गए हैं। तो वो एक दूसरे को स्पाउसेस ओपन वर्क परमिट या स्पाउसेस स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं अंडर कॉमन लॉ। ये एक तरीके का रिलेशनशिप है। या मैरिड होते हो, या कॉमन लॉ होते हो, या कॉन्जुगल होते हो, ऐसे 3-4 तरह की चीज़ें हैं। उसमें कॉमन लॉ बड़ा कॉमन है कि जैसे एक लड़के का डिवोर्स अभी चल रहा है, डिवोर्स हुआ नहीं है, और वो किसी और लड़की के साथ रहना शुरू कर दे, और उस सही लड़की के है। साथ 12 महीने रह रहा है, तो वो कॉमन लॉ बन जाएगा। तो उस 12 महीने में वो ये स्पॉन्सर करना चाहता है या वो करना चाहती है, कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लॉ में है। ही कैन नॉट मैरी हर बिकॉज़ उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे कई केसेज़ में कपल अभी रेडी नहीं है शादी करने के लिए, वो साथ रह रहे हैं लेकिन कॉमन लॉ में हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते। तो वो एक-दूसरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ओपन वर्क परमिट करा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तो कॉमन लॉ का मिसकंसेप्शन ये होता है, कल मेरे पास हियरिंग कल परसों मेरे पास कंसल्टेशन में एक कपल आया था, वो मैरिड थे। तो मेरे को कहते हैं हमारा कॉमन लॉ कर दो। तो मैंने कहा कॉमन लॉ कर दो मतलब? फिर मैंने उनको समझाया, कॉमन लॉ वो होता है जो लोग शादी नहीं करते, 12 महीने साथ रहते हैं। आप तो मैरिड हो, आपका कॉमन लॉ नहीं है, आपकी तो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है। आपने इसको दूसरे को स्पॉन्सर करना है। और इसमें ये भी जसवीर साहब क्लियर करें कि बहुत सारे लोगों को शायद मिसकंसेप्शन होती है कि हम सेम एड्रेस पे नहीं हैं, उनको सेम एड्रेस पे होना चाहिए। हाँ, तो जो कॉमन लॉ है वो सेम एड्रेस पे सेम जगह आप इकट्ठे 12 महीने से रह रहे हो। यू हैव टू जी, प्रूव इट। जी। आप चाहे लीज़ एग्रीमेंट दो, चाहे एड्रेस प्रूफ दिखाओ, चाहे एफिडेविट्स दो, चाहे फ्रेंड्स के एफिडेविट्स दो, यू हैव टू प्रूव कि आप 12 महीने से एक जगह पे रह रहे हो दोनों। तो ये कॉमन लॉ का चक्कर है। एंड कॉन्जुगल पार्टनर, या हम जिसको हम सेम सेक्स मैरिजेस कहते हैं या सेम सेक्स पार्टनर्स कहते हैं,
तो क्या वो भी इसी लॉ के अंडर आ सकते ओके, हैं? सेम, हाँ, बिल्कुल। अब कॉमन लॉ या स्पाउस स्पॉन्सरशिप कनाडा एक्सेप्ट करता है सेम सेक्स को। अब सही, लड़का लड़के को स्पॉन्सर कर रहा है, लड़का लड़के को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट करा रहा है, लड़की लड़की को करा रही है, सारा कुछ एक्सेप्टेबल है, हम करते हैं। हमारे पास अभी कई सारे केसेस आए हैं जिसके एज़ अंदर लॉन्ग एज़ वो एज 12 मंथ से जेन्युइन हो। साथ रह रहे हैं, 12 अगर वो महीने कॉमन से। लॉ में भी करना चाहते हैं तो 12 महीने रहें, मैरिज करके करना चाहते हैं करें, एज लॉन्ग एज लीगल है, जेन्युइन है। सही, सही। जेन्युइन हो तो करो, जेन्युइन है, रिलेशनशिप है, करो एक दूसरे को स्पॉन्सर, इट्स ओके। बहुत अच्छे से आपने ये क्लियर किया, थैंक यू सो मच। और एक आखिरी, अब आखिर में हम एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आपसे, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है कि एलएमआई ये बंद हो चुका है। मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को आंसर दे चुका हूँ मैं। एलएमआई बंद नहीं हुआ है, एलएमआई टफ हुआ है। अब मेरे को 5 मिनट देना है इस पे एक्सप्लेन करने के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एलएमआई बंद नहीं हुआ है, एलएमआई टफ हुआ है। एलएमआई पहले $18 की जॉब पे भी आप अप्रूव करा लेते थे। बिज़नेस अभी खुला है तो अप्रूव करा लिया। बिज़नेस का लीज़ एग्रीमेंट नहीं है, सीपीए ने लिख के दिया, एलएमआई निकलवा ली। बहुत तगड़ा चल रहा था, हर बंदा ही बस बिज़नेस खोल रहा था, एलएमआई निकाल रहा था, या बिज़नेस बाय इसलिए करता था एलएमआई निकाल के बेचूँगा। गवर्नमेंट ने टफ कर दिया, $18-20 की जॉब पे एलएमआई नहीं निकल रही। गवर्नमेंट ने हाई वेज कर दिया, गवर्नमेंट कह रही है जो मीडियम वेज है उससे 20% ऊपर सैलरी दोगे तो बुलाओगे। तो कॉमन बिज़नेसेस, कॉमन जॉब्स पे तो आप $34 नहीं दे सकते। तो मिनिमम $34-35 दोगे तब आप किसी को बुला सकते हो, तब एलएमआई अप्रूव करा सकते हो। अच्छा, एलएमआई अप्रूव कराना भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको वर्क परमिट अप्रूव होगा कि नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने एलएमआई अप्रूव करा ली, दैट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स। अब वो एलएमआई यूज़ करके आप वर्क परमिट डालते हो। जो वर्क परमिट देना है वो आईआरसीसी ने देना है, जो एलएमआई देनी है वो ईएसडीसी ने देनी है। सही। ईएसडीसी ने पिछला प्रोसेसिंग टाइम अभी 2024 की मार्च की एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। ईएसडीसी इतना डिले चल रहा है क्योंकि इतनी एप्लीकेशन लगी हुई है, इतना बैकलॉग है उनके पास। जब ईएसडीसी आपको एलएमआई अप्रूव करके देगा उसके बाद आपने वर्क परमिट डालना है आईआरसीसी के पास। आईआरसीसी देता नहीं देता अलग बात है, वो भी टफ कर दिया उन्होंने अच्छा, कि ये अच्छा। लोग, अब मान लो कोई ऑफिस एडमिन की एलएमआई लेके वर्क परमिट डाल रहा था, हुँ, हुँ। आईआरसीसी कह रहा है ऑफिस एडमिन कनाडा में मिलते नहीं है क्या, रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर लोगे एलएमआई का। एलएमआई लेके लोग बॉर्डर पे जाते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया, क्या कर लोगे एलएमआई का। जो टफ हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सही, ठीक है। सही। एलएमआई जिसको जेन्युइन वर्कर्स नहीं मिल रहे, कोई ऐसे ट्रेड है, कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे नहीं मिलते, गवर्नमेंट को पता है, तो वहाँ आईआरसीसी भी वर्क परमिट देगा। एलएमआईज भी अप्रूव हो रही हैं, हमारी ट्रेड की एलएमआईज 4-4 हफ्ते में अप्रूव होके आई हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल एलएमआईज को टाइम लग रहा है। सही। अब आ जाओ 50 पॉइंट्स पे, गवर्नमेंट कह रही है हम 50 पॉइंट्स बंद कर देंगे मार्च में। जी, अभी बिल्कुल, कोई ये भी कॉन्क्रीट सुना नहीं है। है, कोई कोई 100% नहीं है, गवर्नमेंट तब तक टिकती है, नहीं टिकती, अभी तो ये मान के चलो मिल रहे हैं। और अगर आपको 50 पॉइंट्स मिल गए, मतलब आपको आईटी आ गया, आपके पास एलएमआई अप्रूव्ड है, आपने 50 पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं, आपको इन्विटेशन आ गया, आपने फाइल सबमिट कर दी, आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका एलएमआई है और अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 50 पॉइंट्स बंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो 50 पॉइंट्स बंद होंगे टियर 2 और 3 वाले, जिसका भी स्पाउसल बंद किया है, या उन प्रोफेशंस की जिसमें डिमांड नहीं है। जिन प्रोफेशंस की डिमांड है टियर 0 और 1 वाली, या ट्रेड की, हेल्थ केयर की, उसके 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स वेट फॉर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, कब से होगा, कितना होगा, किसका होगा, कौन सी जॉब्स के लिए होगा, नहीं होगा, लेट्स वेट। लेकिन अभी ये मान के चलो कि सब कुछ नॉर्मल है, 50 पॉइंट्स हैं या 200 पॉइंट्स हैं, अभी ये मान के चलो। लेकिन अपने बैकअप्स पे काम कर लो, एजम्पशन मत करो कि 50 पॉइंट्स गए, बैकअप पे काम कर लो। नहीं गए तो सही। एम्प्लॉयर से मत बिगाड़ो हुँ, कि हुँ, अब तो हुँ। इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तो एलएमआई 50 पॉइंट्स गए, या मेरा तो ये करा नहीं सकता। अगर आपने फ्रेंच सीख ली, ये बैकअप है, अगर फ्रेंच सीख ली तब भी एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर चाहिए, तो एम्प्लॉयर से मत बिगाड़ो। उस एम्प्लॉयर के पास 0, 1, 2, 3 की जॉब करो। फ्रेंच सीख के इससे फ्रैंकोफोन का मोबिलिटी प्रोग्राम का वर्क परमिट करवाओ। तो एलएमआई नहीं बंद हुई, उसके 50 पॉइंट्स का जो अफ़वाह है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गिलानी जी, गवर्नमेंट चाहती है माहौल बने यहाँ पे कनाडा में कि लोग जाएँ। अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट रातों रात बंद नहीं कर रही, गवर्नमेंट माहौल बना रही है कि जाओ, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, जाओ। टफ़ तो कर रही है। टफ कर रही है। वो माहौल बनाने में गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई है 2024 से लेकर अब तक। पिछले 1 साल में, सवा साल में जितने भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आई हैं, वो नेगेटिव आए हैं। वो टफ की उन्होंने चीज़ें, और माहौल बना है। लोग वन वे टिकट्स लेके जा रहे हैं। लोग यहाँ सही। से जा रहे हैं कि यहाँ माहौल नहीं है, ना जॉबें ही नहीं है। लेकिन तो वो मिसकंसेप्शन जो लोगों का है कि हर चीज़ बंद हो रही वो है, नहीं, ऐसा वो, कुछ नहीं हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी है, सब ओपन है, टफ है। गवर्नमेंट का फोकस था भई यहाँ पे मॉल बनाओ ताकि लोग जाएँ। ये 2, 4, 5 मिलियन लोगों को ऐसे निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो माहौल बनाओगे तो अपने आप जाएँगे। अगर वो इमिग्रेशन नहीं भी हो रही उनकी, लेकिन जॉब नहीं है यहाँ पे, तो कैसे सर्वाइव करेंगे?
और अगर कैश जॉब्स मिलेंगी तो चलो सर्वाइव कर लेंगे। वर्क परमिट खत्म भी हो गया, कोई स कैश जॉब कर रहा है तो सर्वाइव करेगा। लेकिन जॉब ही नहीं है। जब जॉब ही नहीं है तो विज़िटर भी यहाँ करके क्या करेगा, स्टूडेंट भी क्या करेगा, वर्कर भी क्या करेगा? दे विल गो बैक। तो वो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों को जाते हुए। तो जो भी लोग जा रहे हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, उन सब के लिए है कि वो अगर जाना चाहते हो या जा रहे हो, हमसे मिल के जाओ, हम आपको तरीके बताएँगे कि वापस जाके क्या जॉब्स करें, ताकि 6 महीने, साल बाद पीआर पे आ जाओ। या 2 साल बाद आओ तो क्या सीख के आओ, ताकि सही। आपकी आराम से पीआर हो जाए, कनाडा की जर्नी आसान हो जाए। तो गिव अप नहीं करना है, अपनी कैनेडियन ड्रीम को ज़िंदा रखना है और किसी एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर से मिलके जाना है। अपनी कंसल्टेशन लो, आपके ऑप्शंस क्या है, आपका बैकअप क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैकअप्स सब समझ के जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जसवीर साहब। ये थे जसवीर साहब सोबर इमिग्रेशन से, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। इरफ़ान गिलानी को इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीक फिर दोबारा हम किसी नए टॉपिक को, नए क्वेश्चंस के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। शुक्रिया।